स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर 37 उत्परिवर्तन। इंग्लिश टर्म इज म्यूटेशन। गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा हमने। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आपको बताए थे टोटल 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स और 2 गुणसूत्र होते हैं एलोसोम्स। और हमने देखा कि गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन, और इन जीन में परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। आनुवंशिक लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसी के साथ हम आज पढ़ रहे हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब है कि जीवों में, कोशिकाओं में विभाजन के दौरान अचानक से और स्थायी परिवर्तन होते हैं, जो कि वंशागत होते हैं, यानी लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के बारे में ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले लेमार्कियाना एक प्लांट पर इन्होंने स्टडी किया कि उसमें अचानक से कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, और इन लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल किसे माना गया? उत्परिवर्तन को। उत्परिवर्तन की घटना होती कहाँ है? कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ। कहाँ होती है? आनुवंशिक पदार्थ। और सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में किसने चर्चा की? ह्यूगो डी व्रीज ने। आइनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट पर इन्होंने स्टडी किया। आइनोथीरा लेमार्कियाना। उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन। कहाँ होते हैं? आनुवंशिक। और आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है? हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए। डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ की सूचना निहित होती है नाइट्रोजनिक क्षारक। क्या होता है? नाइट्रोजनिक क्षारक। इसका नाम आपने पहले सुना होगा कि डीएनए है, इसमें इसके निर्माण के लिए कौन सी श्रृंखला होती है? न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला होती है? न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 घटक होते हैं। एक तो होता है शर्करा, जो कि डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज होगी, आरएनए की बात करें तो राइबोज। शर्करा। दूसरा इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, 2 टाइप होते हैं इसके, पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन में फिर आगे इसके 3 टाइप हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ये होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। और जब डीएनए की संरचना आपने डबल हेलिक्स पढ़ी है, तो इसमें हमने देखा है कि यहाँ A डबल बॉन्ड T होता है, C ट्रिपल बॉन्ड G। ये तो इस प्रकार पिरिमिडीन और प्यूरिन आपस में A और T के मध्य होता है डबल बॉन्ड, दुर्बल हाइड्रोजन बंध, और C और G के मध्य होता है ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध दुर्बल बंध के रूप में होता है। तो ये है नाइट्रोजनिक क्षारक। आनुवंशिक पदार्थ की में जो परिवर्तन आते हैं, वो कहाँ से परिवर्तन स्टार्ट होते हैं? इन आनुवंशिक पदार्थों की संरचना से। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ क्या करेंगे? डीएनए की हेलिक्स बनाएंगे। कौन कौन? मेन बेस क्या होगा? ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनसे क्या बनेगा? डीएनए। और डीएनए में अगर रेप्लिकेशन होता है, यानी हम कहें प्रतिकृति, तब तो किसका निर्माण होता है? डीएनए का। अगर क्या हो डीएनए में ट्रांसलेशन या अनुलेखन, तो किसका निर्माण होता है? आरएनए। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, इसमें बनता है एमआरएनए। तीनों का निर्माण अनुलेखन से ही होता है। आरएनए क्या करता है कि अपने जो इसकी न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है
उस पर क्या करता है, ये कुछ कोडोन या आनुवंशिक कूट के रूप में सूचनाएं एकत्रित करता है। आनुवंशिक कूट के रूप में कुछ सूचनाएं एकत्रित करता है और ये सूचनाएं आगे क्या करती हैं, इन्हीं आनुवंशिक कूट से जो कूट हैं इनसे आगे किसका निर्धारण होता है, अमीनो अम्ल। किसका निर्धारण होता है, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, किस द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन। तो यहाँ ये आनुवंशिक कूट है, ये क्या है कि आनुवंशिक कूट को त्रिक कूट माना गया है। क्या माना गया है, त्रिक कूट। कैसे कि कितने अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण पढ़ना है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, अगर हम इन्हें आनुवंशिक कूट में ये आते हैं पदार्थ A, T, C, U और G, इनमें से ही होते हैं। तो अगर एक ही पदार्थ लें, अगर आनुवंशिक कूट क्या है, त्रिक है, और इनमें अगर हम एक एक का भाग लेकर देखें तो एक कूट से 20 अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो सकता। 2 भाग लेकर बनाएं कि A, T, C, G, तो भी 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का संश्लेषण पर्याप्त नहीं है। त्रिक कूट का मतलब है कि ये A, T, U, A, U, G, G, U, C, इस प्रकार ये आनुवंशिक कूट, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोडोन। आनुवंशिक कूट है, ये त्रिक कूट होता है। यानी यहाँ हम ये देखेंगे, नीरेनबर्ग वैज्ञानिक ने आनुवंशिक कूट या कोडोन के बारे में, जेनेटिक्स कोड बोला जाता है इन्हें, इसके बारे में इन्होंने प्रयोग किए और इसके कुछ गुणधर्म पॉइंट्स भी बताए हैं। उनमें पहला ये है कि आनुवंशिक कूट की विशेषताएं अगर पूछी जाए, जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड क्या होता है, हमेशा त्रिक होता है। और एक अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए या एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक प्रकार के कूट हो सकते हैं। और आनुवंशिक कूट है या जेनेटिक कोड है, ये क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। क्या होते हैं ये, सार्वत्रिक। और इनमें कोई भी कोमा नहीं आती है। लगातार जब इन आनुवंशिक कूट को लिखा जाता है, इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोमा का उपयोग नहीं होता है। और एक आनुवंशिक कूट है, एक से अधिक अमीनो अम्ल के लिए कार्य भी कर सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जेनेटिक कोड, इसके विशेषता मैं भी आपको बताती हूँ यहाँ क्या आएंगी। इससे पहले एक बार फिर से ये आप देख लीजिए कि म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। और म्यूटेशन होते क्या हैं कि जीवों में अचानक से स्थायी और वंशागत परिवर्तन होते हैं। जो परिवर्तन हम देख पाते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, प्रभावी लक्षण के रूप में। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं या उत्परिवर्तन होते रहते हैं जो जीवों में जब तक अभिव्यक्त नहीं होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, अप्रभावी के रूप में। फिर है मेन जो उत्परिवर्तन है, ये इसका घटक क्या है, कहाँ से ये होना स्टार्ट होता है, वो है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, हमारे पास डीएनए और आरएनए। डीएनए में भी 3 प्रकार के घटक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़कर ही किसका निर्माण करती है, डीएनए का। इसमें 3 पदार्थ हैं जिसमें मुख्य है नाइट्रोजनिक क्षारक, ये है पिरिमिडिन और प्यूरिन। आपको पता होना चाहिए पिरिमिडिन 3 टाइप्स है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन होती है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन और प्यूरिन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है, ये आपको बताया द्विबंध और त्रिबंध। इसी आधार पर हमने देखा डीएनए से अनुलेखन से, प्रतिकृति से डीएनए, अनुलेखन से आरएनए, और आरएनए पर ही इन जेनेटिक्स कोड के जो सूचना है वो उस एमआरएनए की जो श्रृंखला है न्यूक्लियोटाइड चेन उस पर संग्रहित रहती है, और इसी से आगे किसका निर्माण होता है, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल ही आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, पेप्टाइड बंध पहले भी पढ़ा है आपने, पेप्टाइड बंध की संरचना ये होती है CONH। तो ये सभी अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और वही क्या कहलाती है, प्रोटीन। तो यहाँ अब पहले हम पढ़ते हैं जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं कि जेनेटिक कोड होते क्या हैं। पहला आपको विशेषताएं मैंने बता दी कि त्रिक के रूप में होता है, त्रिक कूट होता है और सार्वत्रिक हैं ये। और इस यहाँ चलो मैं आपको भी लिख के बताती हूँ,
पहला क्या देखेंगे, आनुवंशिक कूट त्रिक या ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। दूसरा क्या है, सार्वत्रिक। तीसरा क्या देखेंगे हम इनमें कि एक विशेष अमीनोमल के लिए एक विशेष ट्रिपलेट या आनुवंशिक कूट कार्य करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक आनुवंशिक कूट है वो केवल एक अमीनोमल को कोरिलेट करे। एक आनुवंशिक कूट है वो एक से अधिक अमीनोमल के संदर्भ में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक कूट हैं, ये जो जेनेटिक कोड हैं, इन्हीं में क्या है, ये mRNA पर पाए जाते हैं और इन्हीं में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। क्या कार्य करते हैं आगे, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फिर इसमें एक कई बार छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारंभिक कोडोन इसमें होता है AUG, कौन सा अमीनो को कोड करता है, मेथियोनिन। इसी प्रकार समापन के लिए भी हैं UAA, UAG और UGA। ये 3 कोड हैं, क्या कहते हैं हम, समापन कोड या आनुवंशिक कूट। ये जहाँ AUG दिखेगा वहाँ से तो ये प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होगा, प्रारंभिक कोड है AUG। समापन में अगर कहीं भी श्रृंखला में UAA आ गया तो श्रृंखला स्टॉप हो जाएगी, UAG दिखाई देगा तो स्टॉप हो जाएगी और UGA दिखाई देगा तो भी स्टॉप होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी ये कूट इस प्रकार से लिखे जाते हैं तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोमा और किसी भी प्रकार का इनमें आपस में ओवरलैपिंग नहीं होती है। हमेशा जब बहुत से कूट इस प्रकार लिखे हुए हों तो हमेशा 3 के ग्रुप में हम एक कूट को पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड। उत्परिवर्तन के प्रकार 2 प्रकार हैं, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और पहले हम देखते हैं जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन पहला, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान DNA में प्रतिकृति या क्या कह सकते हैं हम, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होता है तो उस दौरान क्या है, DNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारकों में क्या है, अचानक से परिवर्तन होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में जब कोई भी परिवर्तन आएगा तो वो किससे संबंधित होगा, ये क्यों जीन उत्परिवर्तन से संबंधित होगा, क्योंकि नाइट्रोजनी क्षारक है वो अपने अपने प्रत्येक एक नाइट्रोजनी क्षारक है वो विशिष्ट होता है, अपने एक लक्षण या आनुवंशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर उसमें परिवर्तन होता है तो ये घटना क्या कहलाती है, जीन उत्परिवर्तन। परिवर्तन क्रोमोसोम के किसी एक भाग या जीन पर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। तो यह है हमारा पहला जीन उत्परिवर्तन की अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब DNA में प्रतिकृति यानी DNA जब अपनी जैसी अन्य कॉपीज तैयार करता है तो इसके जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक क्या होते हैं, अपनी अपनी श्रृंखला में विशिष्ट होते हैं। अगर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है या कोई स्थान चेंज हो जाता है तो कौन सा परिवर्तन शो होता है, जीन उत्परिवर्तन। और ये जीन उत्परिवर्तन है क्रोमोसोम के किसी एक विशेष भाग पर हो सकते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन के प्रकार 6 प्रकार हैं, संक्रमण, अनुपथन, फ्रेम शिफ्ट, पार्यक, निरर्थक और साइलेंट। संक्रमण, इसमें क्या है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक पिरिमिडीन क्षारक से दूसरा पिरिमिडीन क्षारक या एक प्यूरिन क्षारक से दूसरा प्यूरिन क्षारक आपस में उत्परिवर्तित हो जाते हैं या स्थान चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, संक्रमण। जैसे हम देखते हैं हमारे पास, आप अभी ये तो जानते होंगे, अभी आपको बताया था पिरिमिडीन कौन थे इसमें, और प्यूरिन।
प्यूरिन में कौन है, ये। तो इसमें एक पिरिमिडिन से पिरिमिडिन या प्यूरिन से प्यूरिन, जैसे देखें ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड चेन ATG CATGC, A T की जगह क्या आ गया C, यानी थायमिन का स्थान किसने ले लिया, साइटोसिन ने। तो ये किसका चेंज हो गया, यहाँ एक पिरिमिडिन क्षारक से कौन आ गया, एक पिरिमिडिन क्षारक। तो इस प्रकार यहाँ जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, संक्रमण उत्परिवर्तन। इसी प्रकार अनुपथन की बात करें तो इसमें ऐसा है कि एक पिरिमिडिन क्षारक का स्थान दूसरा प्यूरिन क्षारक ले ले, या एक प्यूरिन क्षारक का स्थान दूसरा पिरिमिडिन क्षारक ले। तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुपथन उत्परिवर्तन। जैसे हम देखें ATG CATC क्या था, साइटोसिन, लेकिन इसका स्थान किसने ले लिया, एक प्यूरिन ने। तो C की जगह यहाँ क्या आ गया है A, तो ये किसने स्थान ले लिया, प्यूरिन ने। किसका ले लिया, पिरिमिडिन का। यह क्या कहलाएगा, अनुपथन उत्परिवर्तन। इसी प्रकार फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक कोई जीन उत्परिवर्तन में पूरी एक न्यूक्लियोटाइड ही है, या तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए या कोई यहाँ एक और न्यूक्लियोटाइड चेन आकर जुड़ जाए। जैसे हम देखें ये है CAT, तो ये यहाँ क्या है कि CAT, ACAT, ये। तो यहाँ देखिए ये तीन यहाँ तक सेम है, आगे ATC, ये देखिए ये एक पूरा चेन ही इसमें आकर जुड़ गया। तो फ्रेम शिफ्ट में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की या तो इसमें जुड़ सकता है या इसमें एक कम हो सकता है। इस घटना से कौन सा उत्परिवर्तन होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अपार्यक सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, जिसमें एक नाइट्रोजनिक क्षारक के चेंज होने से वहाँ का अमीनो अम्ल है वो चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा, यहाँ इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसी प्रकार निरर्थक या इसे समापन कोडोन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास चेन थी एक न्यूक्लियोटाइड GAA, इस G का स्थान एक नाइट्रोजनिक क्षारक की जगह क्या आया, यहाँ U आ गया। U आते UAA बन गया। तो ये कौन सा कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन, या हम इसे क्या कहते हैं, समापन कोडोन। तो यहाँ आते ये श्रृंखला अपने आप स्टॉप हो जाएगी। साइलेंट या नीक है, इसमें क्या है कि इसमें इस प्रकार का उत्परिवर्तन जिसके कारण कोई भी हमें फिनोटाइप या कोई लक्षण प्ररूप दिखाई न दे, तो उसे हम क्या है, साइलेंट या नीक जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो हमारे पास उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जिसमें से पहला हमने देखा कि जीन उत्परिवर्तन है वो 6 प्रकार का है। संक्रमण, जिसमें एक पिरिमिडिन क्षारक से दूसरा पिरिमिडिन क्षारक या एक प्यूरिन क्षारक से दूसरा प्यूरिन क्षारक ही आपस में एक्सचेंज होने से उत्परिवर्तन की घटना उत्पन्न हो, तो क्या कहलाएगी, संक्रमण। अनुपथन में पिरिमिडिन को प्यूरिन स्थान ले सकता है या प्यूरिन का पिरिमिडिन। फ्रेम शिफ्ट है, उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड में कोई एक कोडोन है पूरा आकर जुड़ जाए या कोई निकल जाए, तो कौन सा होगा, फ्रेम शिफ्ट। अपार्यक है सिकल सेल एनीमिया। निरर्थक में जैसे G है, G की जगह अगर U बन गया नाइट्रोजनिक क्षारक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्टॉप कोडोन। इसी प्रकार साइलेंट, जिसमें केवल लक्षण यानी इस प्रकार के उत्परिवर्तन से कोई लक्षण या फिनोटाइप्स पर प्रभाव नहीं होता है। जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं कि जीन उत्परिवर्तन है पूर्ण रूप से क्या है, अनिश्चित रहता है। हम ये पहले नहीं बता सकते कि इस जीन में यह परिवर्तन होने की संभावना है या इसमें कोई अचानक से कोई नया लक्षण प्रकट हो जाएगा। और जीन उत्परिवर्तन है बिना किसी पूर्वानुमान के कंप्लीट होते हैं। जीन उत्परिवर्तन कितनी ही बार, कोई एक जीन है कितनी ही बार उत्परिवर्तित हो सकता है, और यह परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन है वो केवल एक दिशा में होता है। कंप्लीट होने के बाद वापस यह उसमें स्टार्ट होने की संभावना रहती है। और उत्परिवर्तन है जीवों के लिए लगभग क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार जीन उत्परिवर्तन है, इसको खुद को प्रभावित करने वाले भी कारक होते हैं कि जीन उत्परिवर्तन हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो क्या है, रेडियोधर्मी विकिरण हैं, उनके कारण जीन उत्परिवर्तन की संभावना अधिकतम रहती है। बहुत अधिक तापक्रम वृद्धि से भी जीन उत्परिवर्तन है होने की संभावना रहती है, और एक्सरे और गामा रेज के कारण भी जीन उत्परिवर्तन है यह पॉसिबल रहता है।
और रेडियोधर्मी का मतलब ये है, जैसे आपने पढ़ा भी है, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनमें क्या है, परमाणु बम के कारण वहाँ इतने हानिकारक रेडियोधर्मी विकिरण निकले थे कि वहाँ लोगों में जो उनके जीन है, डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उनमें लगातार बहुत सालों तक, हो सकता है कोई केस अभी भी मिल रहा हो, कि उनमें जीवों में जीन उत्परिवर्तन की घटना है वो बहुत अधिक होने लगी और उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों में ऐसे आनुवंशिक लक्षणों में बहुत अधिक परिवर्तन सामने आए। तो ये है हमारे पास जीन उत्परिवर्तन। थैंक यू।